24 दिसंबर 1906 अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच तैरता हुआ एक जहाज। चारों तरफ सिर्फ पानी और बहुत ही सर्द हवाएं। बिल्कुल। और उस जहाज के एक छोटे से केबिन में कुछ नाविक मौजूद थे। वो अपने उन भारी भरकम उपकरणों के पास बैठे ना किसी संदेश का इंतजार कर रहे थे। और उस दौर में समुंदर के बीचों बीच वायरलेस संदेश का मतलब सिर्फ एक ही चीज हुआ करता था, मोर्स कोड। हाँ, वही जानी पहचानी और एक रस वाली क्लिक क्लिक की आवाज, जिसे सुनकर नाविक बाद में कागज पर उसे टेक्स्ट में बदलते थे। सही कहा। लेकिन उस दिन हवाओं में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मशीन से क्लिक की आवाज आने के बजाय ना अचानक एक इंसानी आवाज गूंजी। अरे वाह। हाँ। और उसके ठीक बाद हवा में तैरता हुआ वायलिन का एक सुरीला संगीत सुनाई दिया। ये कोई जादू नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आवाज और संगीत मशहूर आविष्कारक रेजिनाल्ड फेसेंडेन का था। ये इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया को पहली बार पता चला कि आवाज और संगीत को बिना किसी तार के मीलों दूर तक भेजा जा सकता है। और आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत इसी दिलचस्प घटना से हो रही है। जी, आज की चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो एक बेहद ही विचारोत्तेजक लेख है। इसका शीर्षक है द एवोल्यूशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल। और आज के इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस लेख के आधार पर एक बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली कड़ी को जोड़ना है। आज ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे 100 साल से भी पुरानी इस रेडियो तकनीक और आज के समय की सबसे दिग्गज टेक कंपनियों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। टेक कंपनियों से मतलब जैसे गूगल या मेटा या फिर स्पॉटिफाई? बिल्कुल। इनके बीच एक बहुत ही गहरा लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कनेक्शन है। हाँ। और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि ये पूरी चर्चा तथ्यों और इतिहास को तटस्थ भाव से समझने के लिए है। सही बात है। हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं है। एकदम सही। आज का मुख्य विषय ये है कि जो भी डिजिटल सेवाएं हमें मुफ्त लगती हैं, उनके पीछे का असल व्यावसायिक ढांचा आखिर काम कैसे करता है। तो 1906 की उस पहली रहस्यमयी आवाज के बाद ना दुनिया भर के वैज्ञानिक हलकों में एक खलबली मच गई थी। हाँ, एक पूरी लहर आ गई थी प्रयोगों की। हाँ, जिन लोगों को तकनीक की अच्छी समझ थी उन्होंने इन रेडियो तरंगों के साथ अपने अपने स्तर पर खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बेहद दिलचस्प व्यक्ति थे फ्रैंक कॉनराड। फ्रैंक कॉनराड जी। फ्रैंक दिन के समय वेस्टिंगहाउस नाम की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे। लेकिन उनकी असली कहानी तो शाम को शुरू होती थी। बिल्कुल। दिन भर की नौकरी के बाद पेंसिल्वेनिया में अपने घर के गैरेज में बैठकर रेडियो के साथ प्रयोग करना उनका सबसे बड़ा शौक था। उस समय उनके इलाके में कुछ और भी लोग थे जिन्हें रेडियो का यही शौक था, और वे लोग अक्सर ना रेडियो तरंगों के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजा करते थे। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। उस दौर में रेडियो का जनसंचार से कोई लेना देना नहीं था। ये कोई मास मीडिया नहीं था जिसे आम जनता समाचार या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करती हो। मतलब ये कोई चैनल नहीं था? बिल्कुल नहीं। तकनीकी शौकीनों के लिए ये सिर्फ एक ऐसा उपकरण था जिससे वे एक दूसरे से संपर्क साधते थे। जैसे आज के समय में पुलिस या सेना वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती है। एकदम सटीक उदाहरण है। एक व्यक्ति संदेश भेजता था और दूसरा उसे रिसीव करता था। लेकिन फ्रैंक कॉनराड ने इस पूरी प्रक्रिया को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। वो कैसे? उन्होंने अपने गैराज में लगे ट्रांसमीटर के जरिए न केवल एक व्यक्ति को संदेश भेजने के बजाय हवा में रिकॉर्ड किया हुआ संगीत बजाना शुरू कर दिया। अरे वाह। लेकिन एक साधारण शौक के तौर पे शुरू हुई इस चीज ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? यही तो दिलचस्प बात है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक बात बताई गई है कि जब फ्रैंक ने हवा में संगीत भेजना शुरू किया तो अचानक उनके पास आसपास के लोगों के पत्र आने लगे। फरमाइशें आने लगी होंगी। हाँ, बिल्कुल। लोग फरमाइश करने लगे कि फलां संगीत बजाया जाए। लोगों की इस बढ़ती दिलचस्पी ने फ्रैंक को इतना उत्साहित कर दिया कि उन्होंने नियमित रूप से एक निश्चित समय पर संगीत बजाना शुरू कर दिया। और व्यवसाय और संचार की दुनिया में यहीं से सब कुछ बदल गया। देखिए, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे विशिष्ट व्यक्ति को कोई सिग्नल भेजता है तो उसे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। हाँ। लेकिन जब एक ही जगह से हवा में कोई सामग्री प्रसारित की जाती है और अनगिनत लोग अपने घरों में बैठकर एक साथ उसे सुनते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग का रूप ले लेती है। तो मतलब फ्रैंक कॉनराड ने उस गैरेज में अनजाने में ही ब्रॉडकास्टिंग की नींव रखती थी। एकदम सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी और वैचारिक बदलाव था। रेडियो अब सिर्फ दो लोगों के बीच बातचीत का साधन नहीं रह गया था। बिल्कुल।
ये एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम बन गया था जिससे एक ही झटके में हजारों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन जरा रुकिए, फ्रैंक ने ब्रॉडकास्टिंग की खोज तो कर ली, पर इसे एक विशाल उद्योग में बदलने का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उनकी कंपनी वेस्टिंगहाउस को जाता है। हाँ, वेस्टिंगहाउस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वेस्टिंगहाउस कंपनी उस समय मुख्य रूप से बिजली के उपकरण और रेडियो सेट बनाने का काम करती थी। हार्डवेयर कंपनी थी वो। हाँ, हार्डवेयर कंपनी। और जब कंपनी के आला अधिकारियों को ये पता चला कि उनका अपना ही एक इंजीनियर गैराज से संगीत प्रसारित कर रहा है और आम लोग उस संगीत को सुनने के लिए इतने उत्साहित हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक व्यावसायिक रणनीति ने जन्म लिया। एक मोमेंट कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। उन्हें ये बात समझ आ गई कि अगर हवा में सुनने के लिए सुरीला संगीत हर वक्त मौजूद रहेगा, तो लोग उस संगीत को सुनने के लिए बाजार से और ज्यादा रेडियो सेट खरीदेंगे। हाँ, क्योंकि उस समय तक वेस्टिंगहाउस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आम जनता उनके महंगे रेडियो सेट्स आखिर खरीदे ही क्यों। सही बात है, अगर सुनने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो तो सिर्फ एक डिब्बा है। एकदम। जब रेडियो पे सुनने के लिए कुछ था ही नहीं तो वो महज लकड़ी और तारों का एक खाली डिब्बा था। अधिकारियों ने महसूस किया कि ये मशीन तभी बिकेगी जब उस पर कुछ दिलचस्प और लगातार चलने वाली सामग्री उपलब्ध हो। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए वेस्टिंगहाउस ने बिना समय गवाए सभी जरूरी सरकारी अनुमतियां प्राप्त की और अपने कारखाने की छत से दुनिया का पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। ऐसे केडीके नाम दिया गया था। जी, केडीके। 2 नवंबर 1920 को इस स्टेशन से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐतिहासिक प्रसारण किया गया। सिर्फ नतीजे नहीं थे ना उसमें? नहीं, सिर्फ नीरस नतीजे नहीं थे। श्रोताओं को बांधे रखने के लिए बीच बीच में संगीत और खेल की कमेंट्री भी शामिल की गई थी। और ये प्रसारण एक प्रचंड सफलता साबित हुआ। बहुत बड़ी सफलता। इस पूरी बात से एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प निष्कर्ष निकलता है। वो क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि वेस्टिंगहाउस कंपनी को असल में संगीत या समाचार या कला से कोई खास लगाव था ही नहीं। उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ अपने बनाए हुए लकड़ी के रेडियो डिब्बे बेचना था, और ये सारा ऐतिहासिक प्रसारण महज उन डिब्बों को बेचने का एक तरीका भर था। ये एकदम सटीक और पारदर्शी विश्लेषण है। रेडियो स्टेशन चलाने का शुरुआती उद्देश्य कंटेंट से सीधे तौर पर पैसा कमाना कभी था ही नहीं। मतलब ये कोई अपने आप में अलग बिजनेस नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं था। संगीत और समाचार का प्रसारण सिर्फ एक लॉस लीडर या एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल था। लॉस लीडर। हाँ। वेस्टिंगहाउस कंपनी इस रेडियो स्टेशन को चलाने का, कलाकारों को बुलाने का और भारी उपकरणों का सारा खर्च खुशी खुशी अपनी जेब से उठा रही थी। हाँ। क्योंकि उन्हें पता था कि असली पैसा तो कहीं और से आ रहा है। एकदम सही। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेडियो सेट यानी उस हार्डवेयर की बिक्री से होने वाला मुनाफा इतना विशाल था कि प्रसारण का खर्च उसके सामने बेहद मामूली लगता था। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। ये पूरी तरह से एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जहां कंटेंट का निर्माण केवल और केवल मशीनें बेचने के लिए किया जा रहा था। और ये तरीका इतना सफल रहा कि वेस्टिंगहाउस की इस भारी कमाई को देखकर बाजार की दूसरी हार्डवेयर कंपनियों ने भी इसी रास्ते को अपनाया। हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। बिल्कुल। देखते ही देखते अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में बहुत सारे नए रेडियो स्टेशन शुरू हो गए, क्योंकि हर कोई अपने कारखाने में बने रेडियो सेट बेचना चाहता था। चारों तरफ रेडियो टावर लगने लगे थे। हाँ, और हवा में अनगिनत कार्यक्रम 24 घंटे गूंजने लगे। लेकिन हर हार्डवेयर व्यवसाय की एक स्वाभाविक और कठोर सीमा होती है। सैचुरेशन आ जाता है। जी बिल्कुल। शुरुआती उछाल और अंधाधुंध बिक्री के बाद कुछ ही सालों में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे उभरते हुए उद्योग को जड़ से हिलाकर रख दिया। बाजार पूरी तरह से संतृप्त हो गया। हाँ, जिन भी लोगों के पास रेडियो सेट खरीदने की क्षमता थी वे पहले ही खरीद चुके थे। ज्यादातर घरों में रेडियो सेट पहले से ही मौजूद थे। अब रेडियो कोई नई चीज नहीं रह गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप नई मशीनों की बिक्री में अचानक और भारी गिरावट आ गई। और जाहिर सी बात है, जब मशीनों की बिक्री गिरी तो सीधा असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ा होगा। बिल्कुल। जिन दर्जनों रेडियो स्टेशनों को महज हार्डवेयर की बिक्री से मिलने वाले पैसे से चलाया जा रहा था, अचानक उनका वित्तीय स्रोत सूखने लगा। लेख में विस्तार से बताया गया है कि इन हार्डवेयर कंपनियों ने अपने ही स्टेशनों की फंडिंग धीरे धीरे रोक दी। यही वो ऐतिहासिक संकट था जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। कैसे? देखिए, रेडियो स्टेशंस अब एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां उनके पास लाखों समर्पित श्रोता तो थे, लेकिन स्टेशनों को चालू रखने के लिए पैसा नहीं था। मशीनें बिक नहीं रही थी, तो स्टेशनों के लिए पैसा कहाँ से आता? एकदम सही। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें एक नया रास्ता खोजना ही था। व्यापार की दुनिया में इस तरह के भारी बदलाव को पिवट करना कहा जाता है। पिवट? जी।
हाँ, जब कंपनी अपनी पूरी दिशा बदल लेती है। जी। और इसी भारी आर्थिक दबाव के बीच 1922 में रेडियो पर दुनिया का पहला कमर्शियल विज्ञापन प्रसारित हुआ। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। ये शुरुआत में महज एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन इसने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की। तो ये वो सटीक क्षण हैं जहां कंपनियों को अपनी असली ताकत और बाजार की असल सच्चाई का एहसास हुआ। जब हार्डवेयर बिकना बंद हो गया, तब जाकर उन्हें समझ आया कि उनका सबसे मूल्यवान उत्पाद लकड़ी और तारों से बनी मशीनें नहीं थी। उनकी असली और सबसे बड़ी संपत्ति थी उन मशीनों के सामने बैठे लाखों लोगों का ध्यान। इंसानी ध्यान, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक बदलाव था। और ये बदलाव आज की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार है। बिल्कुल। जब कंपनियों ने ये देखा कि उनके पास एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसे लाखों लोग एक ही समय पर पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन्होंने उस ध्यान को अन्य कंपनियों और विज्ञापनदाताओं को बेचना शुरू कर दिया। यानी अब रेडियो स्टेशन का काम रेडियो बेचना नहीं रहा। नहीं, हार्डवेयर बेचने का व्यवसाय अब पृष्ठभूमि में चला गया है और अटेंशन इकोनॉमी या विज्ञापन से होने वाली कमाई के मॉडल ने मुख्य मंच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अगर कोई भी कंपनी अपने नए उत्पाद के बारे में लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी, तो ये रेडियो स्टेशन उसे वह पहुंच प्रदान कर रहे थे और इसके बदले में मोटी रकम वसूल रहे थे। यह पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक वित्तीय संकट ने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस मॉडल को जन्म दिया। सही कहा। हालांकि इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो अखबारों ने भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया था ना। हाँ, प्रिंट मीडिया ने इसे बहुत पहले शुरू कर दिया था। अपनी छपाई की भारी लागत निकालने और अखबारों को आम जनता के लिए सस्ता बनाने के लिए उन्होंने विज्ञापनों का सहारा लिया था। लेकिन इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जहां ये 1920 के दशक के इन पुराने रेडियो स्टेशनों की तुलना सीधे तौर पर 2024 की दिग्गज टेक कंपनियों से करता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। जब हम आज के समय में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या यहाँ तक कि स्पॉटिफाई जैसी विशाल कंपनियों के विकास को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास हूबहू खुद को दोहरा रहा है। इतिहास केवल खुद को दोहरा नहीं रहा है, ये बिल्कुल उसी पुरानी पटकथा पर चल रहा है जिसे वेस्टिंग हाउस और शुरुआती रेडियो स्टेशनों ने 100 साल पहले लिखा था। थोड़ा और विस्तार से समझाइए इसे। अगर गहराई से देखा जाए तो आज की सबसे उन्नत और ताकतवर टेक कंपनियों का शुरुआती बिजनेस मॉडल भी विज्ञापन बेचना बिल्कुल नहीं था। गूगल या फेसबुक ने विज्ञापनों से शुरुआत नहीं की थी। नहीं, इन कंपनियों ने अपने शुरुआती सालों में विज्ञापनों से पैसा कमाने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने सिलिकॉन वैली के निवेशकों से मिले अरबों डॉलर की वेंचर कैपिटल फंडिंग को पानी की तरह बहाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बेहतरीन, विश्व स्तरीय और पूरी तरह से मुफ्त सेवा दे सकें। एकदम सही। उनका पूरा ध्यान एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने पर था जिसकी लोगों को लत लग जाए और जिसे छोड़कर जाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो। तो देखा जाए तो ये आधुनिक टेक कंपनियां भी बिल्कुल वेस्टिंग हाउस की तरह ही काम कर रही थीं। कैसे? जैसे वेस्टिंग हाउस ने अपने रेडियो सेट बेचने के लिए मुफ्त में बेहतरीन संगीत का प्रसारण किया, वैसे ही इन टेक कंपनियों ने लोगों की आदतें बदलने और उन्हें अपनी स्क्रीन पर चिपकाए रखने के लिए मुफ्त सर्च इंजन, मुफ्त सोशल नेटवर्क, मुफ्त नेविगेशन और मुफ्त ईमेल सेवाएं दी। हाँ, बिल्कुल यही समानता है। वे शुरुआती कई सालों तक भारी नुकसान उठा रहे थे, लेकिन उनका असली लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा करना था। एकदम सही बात है। सिलिकॉन वैली का ये बहुत ही जाना माना तरीका रहा है। पहले एक बेहतरीन मुफ्त सेवा देकर यूजर्स की एक विशाल फौज खड़ी करो, और फिर जब एक बार प्लेटफॉर्म पर करोड़ों या अरबों यूजर्स आ जाएं और निवेशकों का दबाव बढ़ने लगे कि अब इस प्लेटफॉर्म से मुनाफा कैसे कमाया जाएगा, तब अचानक विज्ञापन का मॉडल लागू कर दो। और ये मॉडल अब केवल सर्च इंजन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। नहीं, अब तो ये हर जगह है। अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स कंपनी को ही देख लीजिए। हाँ, आज वे अपनी वेबसाइट पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से विज्ञापन है। उबर जैसी कंपनी जिसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाया गया था, वो भी अब कैब का इंतजार करने वाले समय को भुनाने के लिए ऐप के भीतर विज्ञापन दिखा रही है। स्विगी जैसी फूड डिलीवरी सेवाएं भी तो अब रेस्टोरेंट की लिस्टिंग में ऊपर आने के लिए विज्ञापन दिखा रही हैं। बिल्कुल। ये लेख की सबसे चौंकाने वाली बात है। आधुनिक टेक कंपनियां जो आज केवल विज्ञापनों के दम पर खरबों डॉलर कमा रही हैं, उन्होंने भी विज्ञापनों से अपनी शुरुआत नहीं की थी। सही कहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके प्लेटफॉर्म पर लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित हो चुका है, तो उन्होंने उस ध्यान को विज्ञापनों के जरिए भुनाना शुरू कर दिया। 1920 के दशक का एक पुराना रेडियो स्टेशन और 2024 की सबसे आधुनिक टेक कंपनी, दोनों की रणनीति बिल्कुल एक समान है।
पहले मुफ्त सामग्री या मुफ्त डिजिटल टूल देकर ध्यान आकर्षित करो और फिर उस ध्यान को विज्ञापनदाताओं को बेच दो। और ये रणनीति 100 साल बाद भी इतनी कारगर इसलिए है क्योंकि इंसानी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है। तकनीक बदल गई है बस। हाँ, 100 सालों में तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है। हम रेडियो तरंगों से आगे बढ़कर फाइबर ऑप्टिक्स, पॉकेट साइज स्मार्टफोन्स और सैटेलाइट इंटरनेट के युग में आ गए हैं। लेकिन बिजनेस का मूल सिद्धांत वही है। बिल्कुल वही है। जिस कंपनी के पास लोगों का ध्यान खींचने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता है, वही कंपनी अंततः बाजार में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगी। जब कोई हार्डवेयर कंपनी एक फोन बनाती है तो उसका बिजनेस मॉडल पहले दिन से स्पष्ट होता है, डिवाइस बेचना। हाँ, लेकिन डिजिटल मुफ्त सेवाओं का पूरा ढांचा केवल अटेंशन इकोनॉमी पर टिका हुआ है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे बड़ा व्यवहारिक पहलू यही है कि इस आधुनिक डिजिटल युग में किसी भी नई सेवा या ऐप का आकलन कैसे किया जाए। ये बहुत जरूरी बात है। जब भी कोई नया ऐप, कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल सेवा बाजार में आती है और वो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह मुफ्त होती है, तो इतिहास के इस पन्ने को याद रखना चाहिए कि अगर कोई चीज मुफ्त है तो हम ग्राहक नहीं है। एकदम सही। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उपभोक्ता वहां ग्राहक नहीं है। मुफ्त सेवा के बदले में असल कीमत इंसान का ध्यान है। अटेंशन ही वो असली उत्पाद है जिसे उन कंपनियों द्वारा किसी तीसरे पक्ष को बेचा जा रहा है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये सफर सच में बेहद दिलचस्प रहा है। हाँ, बहुत ही अद्भुत। 1906 में अटलांटिक महासागर में तैरते उस ठंडे जहाज पर सुनी गई पहली इंसानी आवाज से लेकर अपने गैरेज में काम करने वाले फ्रैंक कॉनरैड के ब्रॉडकास्टिंग प्रयोगों तक, और फिर 1920 में केडी के रेडियो स्टेशन की शुरुआत, जिसका एकमात्र लक्ष्य रेडियो सेट बेचना था। और जब वो हार्डवेयर बाजार पूरी तरह भर चुका था, तब 1922 में पहले विज्ञापन का आना, जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म होने से बचा लिया। और आज वही विज्ञापन का मॉडल अखबारों और टीवी से होता हुआ सीधा हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच गया है। जहां हर बड़ी टेक कंपनी हमारी अटेंशन को एक वस्तु की तरह बेच रही है। ये एक ऐसा सच है जो हर बार स्मार्टफोन की स्क्रीन को अनलॉक करते हुए याद आना चाहिए। मुफ्त जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या है? देखिए, 1920 के दशक में जब रेडियो सेट का बाजार भर चुका था, तब विज्ञापनों ने बिजनेस को बचा लिया था। हाँ, पिवट करके। लेकिन आज के समय में जब हर ऐप, हर छोटी बड़ी वेबसाइट, हर वीडियो और डिजिटल दुनिया का हर एक कोना विज्ञापनों से पूरी तरह भरा पड़ा है, तो क्या होगा जब इंसानी ध्यान पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा? ये बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सवाल है। एक इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और विज्ञापन देखने की एक मानसिक सीमा है। जब इंसान के पास ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तब इन दिग्गज टेक कंपनियों का अगला बिजनेस मॉडल क्या होगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर खोजना आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती होगी। जब ध्यान खींचने की ये होड़ अपनी चरम सीमा पार कर लेगी और इंसानी दिमाग और अधिक जानकारी ग्रहण करने से इनकार कर देगा, तब शायद एक बिल्कुल नए बिजनेस मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में आज के समय में अनुमान लगाना भी बेहद मुश्किल है। वाकई, जब ध्यान ही खत्म हो जाएगा तो आगे क्या बिकेगा? ये सोचने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण ने इतिहास और भविष्य के बीच एक ऐसा पुल तैयार किया है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उन पुराने रेडियो टावरों से लेकर आज के एल्गोरिथम तक का सफर बताता है कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन ध्यान खींचने की ये भूख कभी खत्म नहीं होती। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।